हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को आपका एयरफोर्स का 2019 में जो आया है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ है वह क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन बतलाया जा रहा है एयरफोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशन ऑफ आर रिलेशन आर इफ आर इज डिफाइंड एज एक्स वाई। आपका एक्स फर्स्ट इंट्री है, वाई सेकेंड इंट्री है। एक्स वाई के बीच का रिलेशन ये है, आपका फर्स्ट इंट्री का 2 टाइम्स प्लस आपका सेकेंड इंट्री दोनों का एडिशन 41 होगा। वही आर में आर सेट में ऑर्डर पेयर होगा। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी आपका नेचुरल नंबर। तो बतलाना है यह सीधे आपको कि आपका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, या दो में से कोई एक है या तीनों है रिलेशन है, या इनमें से कोई रिलेशन है। ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको बतलाते हैं, समझे। आंसर जो होगा जो लिखेंगे। तो पहले थोड़ा सा डीपली जाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन किसे कहते हैं? तो रिलेशन के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा आपको एक आर इज द सबसेट ऑफ आपका ए क्रॉस बी। इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन, या एक ही सेट पर आपको लिखना है। तो इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए आपका ए क्रॉस ए, then R is called the relation on A। अब देखिए रिलेशन का इंडिकेशन, आर का सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में रहेगा, तभी ये आपका रिलेशन होगा। अब किस पर लिखा हुआ है? यह आर सेट है, जो लिखा नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन। आर एक्स वाई फाइंड। अब आपको तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पहले कंडीशन लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का एंड ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सतुल संबंध का कंडीशन क्या है? फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री आपका इक्वल होगा। मैथ भी साथ साथ बतला रहे हैं, इसका भी प्रॉब्लम सोल्व करते जा रहे हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री इक्वल होना चाहिए। यहाँ आपका जो दिया हुआ इसमें फर्स्ट एंट्री एक्स है, सेकेंड एंट्री वाई है, एंड एक्स और वाई के बीच का रिलेशन लिखते हैं 2x + y = 40। मतलब एक्स का ये भी लिखा हुआ है, एक्स वाई आपका, या इसको इस प्रकार से लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स आपका फर्स्ट एंट्री है और वाई भी आपका फर्स्ट एंट्री है। यहाँ इसे लिख देते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स भी आपका नेचुरल नंबर है, वाई भी आपका नेचुरल नंबर है। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है? फर्स्ट एंट्री या सेकेंड एंट्री आपका इक्वल है, तब यहाँ आपका एक्स का वैल्यू, एक फर्स्ट एंट्री एक्स ही रखते हैं और सेकेंड एंट्री वाई है। यहाँ इसी पर रिलेशन ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सेकेंड एंट्री क्या है? एक्स है, तो वाई के जगह पर एक्स रखते हैं। क्या हो गया? 41। क्या हो गया? 3x = 41। x = क्या होगा? 41/3। 41/3 क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 41/3 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। क्या होना चाहिए? एक्स और वाई क्या होना चाहिए? एक्स भी आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट एंट्री एक्स एंड सेकेंड एंट्री भी क्या है? आपका एक्स है। तो यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन है, उसको हम लिखें
और उस पर y का वैल्यू क्या है, सेकेंड इंट्री x है, x रखिए 2x + x 3x 3x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो गया 14/3। तो आपको 14/3 क्या होना, आपको नेचुरल नंबर नहीं है, क्या होना चाहिए, x भी आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, ये आपका इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यदि x का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर आता तब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल, इट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब आपका यह सौतुल संबंध नहीं, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सौतुल संबंध नहीं। क्या आपको कहें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट इंट्री एंड सेकेंड इंट्री इक्वल होना चाहिए। यहाँ आपको फर्स्ट इंट्री x है, सेकेंड इंट्री y है, रिलेशन क्या दिया हुआ, फर्स्ट इंट्री का 2 टाइम्स प्लस आपको y फर्स्ट इंट्री का 2 टाइम्स एंड सेकेंड इंट्री, ये दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 41 होना होगा। वही आपका ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, आर में रहेगा। फर्स्ट इंट्री को 2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड इंट्री, फर्स्ट इंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इंट्री, दोनों का एडिशन 41 आवेगा, वही आपको आर का ऑर्डर पेयर होगा। और एक्स और वाई कैसा आपका एलिमेंट्स रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट इंट्री या सेकेंड इंट्री इक्वल होता है, ये दोनों आपको आर में रहना चाहिए रहेगा। फर्स्ट इंट्री या सेकेंड इंट्री आपका ये आपका ऑर्डर पेयर आर में रहेगा, तभी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन इसको देखिए, रिलेशन ये दिया हुआ है 2x + y = 41, 2x y का वैल्यू यहाँ क्या है x ही है, x पुट किए, हल किए तो x का वैल्यू क्या आया 41/3, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में लिख दिया है x भी नेचुरल नंबर रहेगा, y भी नेचुरल नंबर रहेगा। तो देख रहे हैं x आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आपको सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध के लिए आपका होता है एक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है तब आपको, यदि आपको वाई एक्स भी आर में रहेगा तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब आपको सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में रहेगा, तब आपको आर को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन क्या आपको कैसे होगा, मतलब जितना आपको आर में जितना आपका ऑर्डर पेयर है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का आपका अपोजिट आपका ऑर्डर पेयर रहता है, तब आपको कहेंगे वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यदि आपको आर में आपका एक ऑर्डर पेयर 1 2 है तो दूसरा आपको उस सेट में आपको 2 1 आपका ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1 होगा। 3 4 यदि आपको आर में है तो उसका अपोजिट क्या होगा, 4 3, ये आर में रहेगा। यदि 3 5 है आपको तो उसका अपोजिट, यदि 5 3 नहीं है आर में तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए प्रत्येक ऑर्डर पेयर का अपोजिट ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। अपोजिट का मतलब 2 3 का अपोजिट 3 2, 4 2 का अपोजिट 2 4, 5 6 का अपोजिट 6 5, इंटरचेंज रहना चाहिए आपको। यदि आपको प्रत्येक ऑर्डर पेयर का अपोजिट है लेकिन किसी एक ऑर्डर पेयर का अपोजिट नहीं है, तो वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर का अपोजिट होना चाहिए। अब देखिए, ये आपको एक्स वाई ये आर में है, एक्स वाई आर में है, यदि वाई एक्स भी आर में रहता है तब आपको सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स वाई आर में आर सेट में है, इसका मतलब एक्स वाई जो है ये आपको यह कंडीशन को फॉलो करता है। क्या कंडीशन है, 2x + y = 41। अब सोचिए x का वैल्यू क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें ताकि 41 आ जाए।
x का वैल्यू आपका 20, इसी के आधार पर सोचना है कि x का वैल्यू क्या रखे, y का वैल्यू क्या रखे, ताकि राइट साइड 41 आ जाए। तो आपको 220 प्लस y क्या हो गया 41, राइट साइड आ गई। मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आपको आर में है, इसलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 होगा। इस आधार पर x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 1 सपोज करके आपको ये 41 आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, y फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री x, तब क्या होना चाहिए आपको r में कब रहेगा, r आपको सेट में कब रहेगा, जब आपको यहाँ क्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आपको फर्स्ट एंट्री का 2 टाइम्स, तो फर्स्ट एंट्री क्या यहाँ है y है और सेकेंड एंट्री x, इसका यदि एडिशन 41 आ जाता है तब आपको क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखिए जो रखे हैं वैल्यू वही रखना है, यही वैल्यू रखे तो इस कंडीशन फॉलो किए, इसी वही वैल्यू इसमें रखेंगे। y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या है 20, इक्वल टू क्या हो गया 22, आपका इज नॉट इक्वल टू 41 के इक्वल नहीं आया, इसलिए आपका r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब r सममित संबंध नहीं, r सममित संबंध नहीं। अब बच गया आपको थर्ड में नहीं हो, आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थर्ड का कंडीशन है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आपको एक्स वाई आर सेट में रहता है और वाई जेड ये भी आर सेट में रहता है। मतलब ये दोनों एक्स वाई, इसका सेकेंड एंट्री जो है यहाँ क्या है फर्स्ट एंट्री है, ये दोनों जो आपको आर सेट में है, तो यदि आपका इसका फर्स्ट एंट्री इसका सेकेंड एंट्री से बना हुआ ऑर्डर पेयर आपका ये एक्स जेड यदि आर में रहता है तब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या माने थे, यही आप एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स का वैल्यू 20, एक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 1, ये सपोज किए तो ये आपको इसमें रखेंगे। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई किस में आर में है, इसका मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 41। तो ये रखेंगे तो आपका 2x का वैल्यू आपका 20 प्लस 1, ये 41 आ गया। अब आपको वाई जेड, अब y का वैल्यू आपको वाई जेड, ये आपको अब क्या है एक्स वाई हो गया वाई जेड, तो y इसको भी आपको सेट करते हैं 2y प्लस जेड इक्वल टू 2y प्लस जेड इक्वल टू 41, 2y प्लस जेड इक्वल टू 41। तो ये भी आपका वाई जेड भी आर में है, तब सोचेंगे y का वैल्यू 1 रखे, y का वैल्यू 1 रखे तो z का वैल्यू क्या रखे ताकि 41 आ जाए। तो y का वैल्यू 1 तो 2 हो गया, 2 आ जाएगा, और z का वैल्यू आपका 39। हमें नेचुरल नंबर सपोज करना है, लिख दिया है क्वेश्चन में, x भी नेचुरल नंबर, y भी जितना एंट्री रहेगा सब आपका नेचुरल नंबर है। जितना आपको इसमें एक्स वाई आपका एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा सब क्या रहेगा आपको नेचुरल नंबर रहेगा। आप देखिए ये फॉलो कर रहा है 2 × 1 प्लस जेड 39 इक्वल टू 41। अब इसी के आधार पर यह आपको फॉलो करेगा एक्स जेड, तब आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्या है रिलेशन, फर्स्ट एंट्री का 2 टाइम्स, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू आपका 41 यदि आ जाता है तब आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। 2x का वैल्यू क्या सपोज किया है 20 और जेड का वैल्यू 39, क्या हो गया 40 प्लस 39 79, मतलब आपका 79 आ गया। 79 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 79 इज नॉट इक्वल टू 41। हमें 41 ने लाना था। इस प्रकार यह ना आपको रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा
न ट्रांजिटिव होगा। थोड़ा सा और लिख देते हैं, थोड़ा सा अब देखिए आपका अभी बतलाए रिलेशन, तो आर आपका इज नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नोर सिमेट्रिक रिलेशन and transitive relation. R न तो सतुल न सममित और न सममित और न संक्रामक संबंध। मतलब आर न तो सतुल न सममित न संक्रामक संबंध। अब देखिए वह सेकेंड टिर्गो का है, इसका हमें वैल्यू निकालना है cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos आपका 240 204 प्लस 2004 प्लस cos 360। तो ऐसा हम करते हैं कि दो टर्म को एक साथ रखते हैं। cos 125 cos 125 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, इसको एक साथ रखें, प्लस cos 204 प्लस 24, ये दोनों को एक साथ रखें तो बच गया cos 300, cos आपका cos 300 बचा हुआ है प्लस cos 300 ये बचा। अब आपको ग्रेटर एंगल को सी मानिए या लोअर एंगल को डी, बड़ा कोण को सी या छोटा एंगल कोण को डी। cos सी प्लस cos डी, तो cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी। हेडिंग कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 180 बाई 2, क्या हो गया 90 इंटू cos, सब्ट्रैक्शन कीजिए, फिर 125 माइनस आपका 5, तो 5 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 120 माइनस 50 70 बाई 2 35। पहले एडिंग कर दिए, 120 को सी माने आप 55 को डी, तो क्या फॉर्मूला लगा है cos सी प्लस cos डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो ये दोनों के एडिंग किए, 2 से डिवाइड किए 90, आइए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा, 75 बाई 2 35। तो फार्मूला जो यूज किया वो लिख देंगे। अब इसका भी ग्रेटर एंगल को सी मानिए, 204 को सी या 24 को डी, cos सी प्लस cos डी, 2 cos सी प्लस डी, दोनों के एडिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 आपका 228 अब बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 114 डिग्री। सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा तो आपका 200 माइनस 20 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 24, तो 24 तो क्या हो जाएगा बुआ आपका 118 आ जाएगा जी, 118 आएगा, 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 204 माइनस 24 180, और 180 को 2 से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, इसको एक्सपेक्ट कर देते हैं 360
-60। देखिए फार्मूला क्या यूज किए, फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखे यूज किए cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब आपको यदि रहेगा cos d माइनस cos c तो आपको 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अब देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। cos 90 का वैल्यू 0 या 0 में कोई भी आपका मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू cos 35 0। अब यहाँ आपका cos 90 का वैल्यू 0 0 इंटू cos 114 0 0 इंटू 2 0। ये हुआ आपका cos 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव। ये आपका 90 का इवन मल्टीपल है तो cos का 360 90 का इवन मल्टीपल है, 90 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos का cos ही रह जाएगा, थीटा के जगह पर 60। यही cos 60 का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। थर्ड में इसका वैल्यू हमें निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है सरलतम रूप में। तो x का वैल्यू क्या मानेंगे cos थीटा, सॉरी x का वैल्यू tan थीटा। x का वैल्यू क्या मानेंगे tan थीटा। क्यों मान रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो आपको तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स cos 2 थीटा। क्या हो गया cos 2 थीटा। अब इसको हम आपको साइन इनवर्स साइन थीटा लिखे या cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा। इस कंसेप्ट से कहने मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं आपका cos इनवर्स सेक 2 थीटा सेक 2 थीटा cos इनवर्स सेक 2 थीटा cos इनवर्स आपका सेक 2 थीटा ऐसे कर दिए। अब यहाँ cos सेक है तो सेक को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स आपको 1/cos। cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ में क्या आ गया सेक आपका 2 थीटा। तो इसको हम इस प्रकार से आपका जैसे cos थीटा है तो cos थीटा को इस प्रकार से लिखेंगे सेक इनवर्स सेक आपका थीटा। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको क्या करेंगे इंटरचेंज कर देते हैं cos बाहर कर देते हैं cos अंदर में सेक इनवर्स 2 थीटा। अब सेक इनवर्स 2 थीटा को हम आपको फॉर्मूला आप जानते होंगे लिख देते हैं साइन इनवर्स cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। आपको सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। तो देखिए यही फार्मूला के यूज करेंगे cos सेक इनवर्स 2 थीटा को लिख रहे हैं cos इनवर्स 1/2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल 1/2। अब आपको थीटा का वैल्यू आप कुछ कर देते हैं 1/2
इंटू थीटा। देखिए 10 आपका x इक्वल टू 10 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स x। यहाँ क्या हो गया 10 इनवर्स x, इसी को लिखेंगे 1/2 cot इनवर्स x। 10 इनवर्स को ऊपर कर दिया, क्या हो गया 1/2 cot इनवर्स x। इस प्रकार से यह बनेगा। चलिए इसको फोकी, फाइंड द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन है 9x² माइनस 16y² इक्वल टू 144। तो इस हाइपरबोला के फोकस पॉइंट, वो आपको इलिप्स में भी 2 फोकस पॉइंट होता है, हाइपरबोला में भी 2 फोकस पॉइंट होता है। उस आपका फोकस का प्लुरल नेम, प्लुरल आपको बोलते हैं फोकस को फोकी। इसमें 2 आपका फोकस पॉइंट होता है, इसलिए फोकी आपका कहा गया। अब आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। आपको हाइपरबोला में ए को हम स्मॉल ए को बोलेंगे हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस, हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष। आप बी को बोलेंगे हाफ कंजुगेट एक्सिस मतलब हाफ संयुग्मी अक्ष। इलिप्स में हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए को हाफ मेजर एक्सिस और स्मॉल बी को बोलते हैं हाफ माइनर एक्सिस। लेकिन यहाँ आपको बोलेंगे स्मॉल ए को हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस और स्मॉल बी को हाफ कंजुगेट एक्सिस। अब इसी के फॉर्म में आपको इसको लाना है, इसको आपको इसके फॉर्म में चेंज कीजिए। सिंपल है 144 तो 9x² माइनस 16y² बाई 144 इक्वल टू 9x² बाई 144 माइनस 16y² बाई 144 इक्वल टू x² बाई 64 का y² आपका आपको यहाँ आपको यहाँ कितना भाई यहाँ आपको 4 है, यहाँ आपका 3 का स्क्वायर 9। अब आपका कंपेरिजन कीजिए हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ग्रेटर जो रहेगा वो हाफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लोअर रहेगा। तो यहाँ आपका कंपेरिजन कीजिए, ए का वैल्यू आपका 4 और बी का वैल्यू 3। हमें फोकस पॉइंट, फोकी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो आपका एक इक्वेशन होता है, कंसेप्ट है b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। आपको हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ई क्या, स्मॉल ई क्या इसेंट्रिसिटी है, तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से अधिक होता है। यदि आपको ये यदि लिखते हैं b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², ये आपका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी आपका 1 से कम होता है, 1 से लेस। यदि का वैल्यू इसेंट्रिसिटी आपका जब 0 हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी 0, तो वह आपका इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो अब आपको इसेंट्रिसिटी किसका इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी यदि 1 होगा, इसेंट्रिसिटी 1 होगा तो पाराबोला का, इसेंट्रिसिटी 1 होगा तो पाराबोला का, या इसेंट्रिसिटी 0 होगा तो आपको सर्किल का इक्वेशन आएगा। इसलिए इसेंट्रिसिटी आपका 1 से कम लेस रहेगा, तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर। हाइपरबोला है इसलिए इसका इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होगा। आप देखिए इसी में रखिए b का वैल्यू आइए आपको 3 का b² 9, a का वैल्यू 4 16, b² माइनस 1 सोल्व कीजिए 9/16 प्लस 1 इक्वल टू e²। ये हो गया 25/4 इक्वल टू e²। तो इस e का वैल्यू प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/2। फोकल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका इसका फोकस पॉइंट आपका होगा x एक्सिस पर। द फोकस पॉइंट या द फोकल पॉइंट
आर ऑन द एक्स एक्सिस, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोऑर्डिनेट लिखे प्लस माइनस ए ई, दो आपका फोकस पॉइंट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब ए ई का वैल्यू निकाल लें। ए ई आपका 5/2, एक आपको ई का वैल्यू 5/2 है, एक का वैल्यू रुक जाता आपका 8/2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4, तो क्या हो गया आपका ए इक्वल टू 10। तो फिर से देख लीजिए, आपको आपका x के नीचे 4 है, या हाफ ट्रांसवर्स x, b पे आपको y के नीचे 3, आपको 3 है, तो आपको b इक्वल टू 3 या इक्वेशन लिखे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो b का वैल्यू 3 है 9, a का वैल्यू 16, इधर कर दिए +1, तो आपका 25/16, 25/, देखिए यहाँ ये 25/16, 16 है ये स्क्वायर, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, इक्वल टू 5/4, तो आपका यहाँ आपको 5/4 रखिए, 5/4 इसेंट्रिसिटी, और आपका ई का आपको इसेंट्रिसिटी 5/4 है, ए का वैल्यू 4 कैंसिल कर दीजिए, यही आपका क्या निकल जाएगा, ए ई का वैल्यू आपका 5। अब फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं, फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए ई 0 पुट कर दीजिए, ए ई का वैल्यू आपका 5 और ई का वैल्यू 0। बीच में बोल सकता है। ट्रायंगल का नेचर क्या होगा, जिसका आपको तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट का ए वर्टिस का कोऑर्डिनेट 12 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका -26, एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 6 पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 SB है। ये आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है। तो ट्रायंगल ABC का नेचर कैसा होगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, या आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये आपको बतलाना है कैसा ट्रायंगल होगा। या आपको ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलेस, आपको राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तब पहले तीनों साइड निकाल लेते हैं, ए बी, तो आपको द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट टू द होल पावर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया 196, आइए आपका 4 हो गया 200, ए बी इक्वल टू आपका 2 × √10, ए बी का लेंथ निकल गया। आप बी सी का लेंथ, BC का लेंथ क्या होगा, BC का लेंथ आप इसे घटा कर देते हैं, आपका 6 प्लस आपका 64, और ये आपका 36, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। BC AC 10√2 AB = 200 अब AC का लेंथ निकालिए, AC का लेंथ आपका क्या हो जाएगा 12, AC का लेंथ 12 - 6 36 प्लस 8 - 0 64, क्या हो गया आपको, आपका AC का वैल्यू आपका 10। तो अब आपको पहले यहाँ क्या फार्मूला यूज किए वो लिख देते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट टू द होल पावर 2, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू द होल पावर 2,
आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला यूज कीजिए। अब देखिए, यदि यहाँ देख रहे हैं दो साइड इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10। बी सी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और देखते हैं ये बी सी और ए सी का स्क्वायरिंग का सम इज इक्वल टू आपका स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर। ये वेरीफाई होता है तो आज आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। आप जानते हैं आपको त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देख लीजिए, बी सी का आपको 10 तो 100 प्लस ए सी का 10 तो 100, आई ए बी क्या आया है 10√2 तो 200, मतलब इक्वल आ गया। इस प्रकार से आपका ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ए बी सी क्या हुआ, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपका पी एक्स वाई जेड ऑन द एक्स वाई प्लेन, जब एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा यह पॉइंट, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, लिख देते हैं। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, एक्स वाई प्लेन में क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, इसलिए द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट नहीं है तो आपको जेड इक्वल टू 0। और लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन में क्या नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0। द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन रहेगा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड है ना, यहाँ वाई जेड लिखे दिए, एक्स जेड प्लेन में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। ये आपका एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन आपका z इक्वल टू 0। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे तो वो रेगुलर आपका जाता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आपको यहाँ से मैसेज जाएगा आपके पास, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब करते रहें। 7 अगला बैच बतला रहे हैं आपको 11 माइनस 6, आपको 6 प्लस 5i टू द होल पावर 2, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालना है, स्क्वायरिंग है, तो आपको पहले स्क्वायरिंग हटाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर 25i स्क्वायर, आई हो गया 60i। अब आपका 25 प्लस 60i, ये हो गया 11 प्लस 60i। इसको जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से आपका डिनोट किया जाता है। तो इसका कंजुगेट को इस प्रकार से लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन है उसका अपोजिट कर देंगे से, माइनस सब चीज़ वही रहेगा। यही आपको 11 प्लस 60i का कंजुगेट क्या निकला, 11 माइनस 60i। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 आपका है। इस प्रकार से लिखा हुआ क्वेश्चन में उससे डिस्टर्ब नहीं होना है।
इस प्रकार से सी एन आर पोजीशन फिक्स है, एन हमेशा अपर सफिक्स, आर हमेशा लोअर सफिक्स, आर से रिलेटेड लोअर सफिक्स। फिर आपका 2 सी आपका एन आर माइनस 1 प्लस सी नीचे लिख देते हैं एन कॉमा आर माइनस 2। इसका वैल्यू क्या होगा? एन हमेशा अपर सफिक्स, कॉम्बिनेशन में एन हमेशा अपर सफिक्स, आप कॉम्बिनेशन रहे या परमुटेशन रहे, आर से रिलेटेड आर हमेशा लोअर सफिक्स। अब इसको इस प्रकार से चेक करते हैं, इसी का वैल्यू हमें निकालना है इतना आपका, इसका वैल्यू इस प्रकार इसको हम चेक करते हैं। एन सी आर अपर सफिक्स, आर आपका लोअर सफिक्स, 2 इंटू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2 इतना इक्वल टू 1 क्या होगा? अब देखिए एक फार्मूला होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, मतलब अपर सफिक्स इक्वल होना चाहिए। फार्मूला लिखे हैं, अपर सफिक्स आपका इक्वल होना चाहिए और लोअर सफिक्स कंसेक्यूटिव रहेगा, लगातार रहेगा। तो अपर सफिक्स में 1 का एडिंग कर देते हैं, एन प्लस 1 आपको एन है 10 प्लस 1 10 रहेगा। पहले दोनों का अपर सफिक्स इक्वल रहना चाहिए और लोअर सफिक्स कंसेक्यूटिव रहना चाहिए। कोई रहे ये पहले रहे एन सी आर प्लस 1 या एन सी आर आपको बाद में रहे, समझे, इससे कोई अंतर नहीं है, एडिशन है, कोई पहले रह सकता है। अपर सफिक्स इक्वल रहे लेकिन लोअर सफिक्स कंसेक्यूटिव रहे, लगातार रहे, तब यह फार्मूला अप्लाई होगा। आपको अपर सफिक्स में 1 एडिंग करेंगे, आपको एन है 10 प्लस 1 लिखे और लोअर सफिक्स आप में ग्रेटर कौन है आर प्लस 1, ग्रेटर लोअर सफिक्स लिखेंगे आर प्लस 1। इसी के आधार पर इसको हम सेट करेंगे। देखिए एन सी आर प्लस 2 एन सी आर है तो इसको लिख सकते हैं एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1। ये क्या होगा एन सी आर माइनस। आप देखिए दोनों का अपर सफिक्स इक्वल है और लोअर सफिक्स लगातार है, आर माइनस 1 एंड आर कंसेक्यूटिव है। इसका ये दोनों का सम क्वेश्चन कर देते हैं, दोनों का सम क्या होगा? अपर सफिक्स में 1 एडिंग कर दिए और लोअर सफिक्स में कौन ग्रेटर है? आर है, आर लिखते हैं। अब यहाँ अपर सफिक्स एन है तो एन में 1 का एडिंग किए और लोअर सफिक्स में कौन ग्रेटर है? आर माइनस। अब इसका फिर एडिंग कीजिए, दोनों का अपर सफिक्स इक्वल है और लोअर सफिक्स क्या है? कंसेक्यूटिव है। एन प्लस 1 में 1 का एडिंग करें, एन प्लस 2 दोनों में बड़ा कौन हो आपको? लोअर सफिक्स से आर, यही इसका रिजल्ट होगा। जीपी का एनवा पद आपका टू द पावर एन है तो उसी जीपी के प्रथम 6 पदों का सम निकालना है, योगफल निकालना। तो जीपी के nth टर्म इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ फिर ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी आपको व्हाट डू यू मीन बाय द जीपी? जीपी से आप क्या समझते हैं? पता नहीं वो बैटरी लो के नोटिफिकेशन। जीपी का आपका इसका मोबाइल करके छोड़ दो। जीपी का मतलब कि आपका एनवा पद का फॉर्मूला है, टीएन का वैल्यू आपका दिया हुआ है टू द पावर एन, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ देख रहे हैं राइट साइड 2 फैक्टर है तो लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर करते हैं, टू द पावर एन माइनस 1 इस फॉर्म में लिखे। अब आपको ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, तो ए इक्वल टू 2 और टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस 1। फर्स्ट टर्म 2 हुआ और दोनों का पावर इक्वल है तो आर का भी वैल्यू 2। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम आपका कितना टर्म का निकालना है? फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म।
तो एसन का फार्मूला लगाएंगे, एसन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस। यह फार्मूला कब यूज करेंगे? जब आर इज ग्रेटर देन 1। अब लगाइए, एन का वैल्यू 6 लिखिए, एन का वैल्यू 6, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 2 इंटू आर का वैल्यू है 2 और एन का वैल्यू 6 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 द पावर 6, क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 आपका 63, क्या हो गया 126। वो आज का इतना ही बतला रहे हैं, आज इतना ही बतला रहे हैं। आप लोग कृपया करके आप ये सब मैथ ढंग से आपको रिपीट कीजिए, जहाँ तक है, जहाँ तक आपको एक्सपेंड करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको एक्सपेंड करके बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा बतलाने में। एक्सपेंड करके आपको बतला रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि कुछ मिलता है तो उसको भी लिखते हैं। आपका जीपी का हम नहीं लिखे, ये आपका जीपी का सम का फॉर्मूला हुआ, आपको आर इज ग्रेटर देन 1 और एस एन इक्वल टू आपका जीपी का ही 4a जीपी, आपका एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। यह कब यूज करेंगे? जब आर इज लेस देन 1 का। अब आपको सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म, आपके इनफिनाइट टर्म का फॉर्मूला जीपी के अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला ए बाई 1 माइनस आर। इस तरीक़ा से आपको उससे रिलेटेड हम आपको लगभग बतला रहे हैं। आप लोग मेहनत करें, एयरफोर्स आप लोग कंप्लीट करें, आपका जीवन सुखमय हो। इसलिए आप लोग हुआ कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। आज का इतना ही, थैंक्स।